आपने जब क्रोम इंस्टॉल किया था तो आपने वहाँ एक छोटा सा टिक मार्क किया था कि आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। उस 1000 टर्म्स एंड कंडीशन में एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी होती है कि गूगल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। आपको एक जानकारी बताते हैं कि जो ये डेटा होता है ना, ये अगर आपको 1000 कस्टमर्स के डेटा चाहिए तो उसका रेट 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए है, और वो वैलिड डेटा होगा। आपको नंबर मिलेगा, आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, आपको एड्रेस तक जो गूगल देती है। गूगल नहीं, ऐसी कंपनीज हैं जो कि फेक वेबसाइट बना के आपका डेटा कलेक्ट करती हैं। और तो इसीलिए आप किसी भी फ्रॉड में फंस सकते हो। आप कोई भी अगर वेबसाइट यूज करते हो ना, तो ये सोच समझ के यूज करो कि आप नमस्कार, तो आपका स्वागत है आज टीवीटी पॉडकास्ट में। टीवीटी पॉडकास्ट में आज एक ऐसे मेहमान आए हैं जिनकी कहानी सुनकर ना आपको इतना मोटिवेशन, इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप आज ही सोचने लगेंगे कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। तो जो सुमित जी हैं, सुमित शुक्ला जी का हम स्वागत करते हैं। सुमित जी जो सीनियर डाटा साइंटिस्ट हैं, जो आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करी, जिन्होंने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, बहुत लोगों को सपोर्ट किया। आज वो हमारे बीच आए हैं। तो सुमित जी, कैसा लग रहा है आपको? पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। नहीं सर, ये तो हमारा प्राउड मूवमेंट है कि आप आज हमारे बीच आए हैं। तो आज हमारे दर्शकों को सबसे पहले एक बार स्वागत कर दीजिए, उनको बहुत खुश है आपको देख। धन्यवाद सभी का ये वीडियो देखने के लिए, और आप इस वीडियो में रहिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत ऐसी बातें बताऊँगा आपको जो आपको बहुत प्रोत्साहन करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर करेगी। कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी। उस रील के माध्यम से आप लोगों में एक जागरूकता की भी प्रयास कर रहे थे और बहुत कुछ बताना भी चाह रहे थे कि जो हमारे मोबाइल का डाटा है, आप एक डाटा साइंटिस्ट हो, हमसे ज़्यादा खतरनाक इंसान हो, आप बता सकते हो कि हाँ हम कहाँ क्या कर रहे हैं। सो हमारे मोबाइल में हम ये देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें पसंद है, वो हम अपने घर वालों तक को नहीं बताते, एक सीक्रेट के रूप में रखते हैं। बट उसे कोई ना कोई देख रहा है। आपने बताया। हाँ, सो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़? हाँ। तो मैंने रील बनाई थी, उसमें मैं ये बता रहा था कि आप जो भी एक काम करते हो ना, क्योंकि आप एक डिजिटल वर्ल्ड का एक हिस्सा बन चुके हो। तो पहले क्या होता था कि सब काम होता था कागज़ में। अब कागज़ जिसके पास, उसके पास जानकारी। अगर मैंने इस कागज़ में लिख दिया कि मैं आज यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, फिर यहाँ से कानपुर जाऊँगा, तो ये जानकारी आपके पास है। लेकिन आज हम लोग एक डिजिटल जगत का हिस्सा हैं। आज हम लोग की जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ हम लोग के पास नहीं है, वो 4 आदमी अपना क्लाउड में, अपने सर्वर में स्टोर करा हुआ है, और हम लोग कनेक्टेड है मोबाइल से। अब मोबाइल हम लोग के पास हमेशा रहता है। ज़रूर हम लोग कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन मोबाइल अपने हाथ से नहीं भूलेंगे। तो जब हम लोग इतना कनेक्टेड है ना, तो हम लोग की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी के पास ज़रूर है हमेशा। और हम सब लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं गूगल। अब देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी ना किसी उद्देश्य से कर रहा हूँ। अगर आपको गूगल फ्री में अपना जीमेल दे रहा है, अपना वेबसाइट दे रहा है, सर्च इंजन यूज़ करने दे रहा है, आपको लग रहा है ये फ्री है, लेकिन आपसे वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ले रहा है, तभी तो आपको दे पा रहा है, हमारा डाटा ले रहा है। तो क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है आपकी जानकारी। आप एक कस्टमर हो। जब भी ये क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल हम पे आते हैं या शॉपिंग वाली एप्लीकेशन वाली, हाँ, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, जैसे आप अगर गूगल क्रोम यूज़ करते हो, तो आपने उसमें डाला कि मुझे आज जूते लेने हैं, तो आपने जूते सर्च किए। अब क्योंकि आपने जब क्रोम इंस्टॉल किया था तो आपने वहाँ एक छोटा सा टिक मार्क किया था कि आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। उस 1000 टर्म्स एंड कंडीशन में एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी होती है कि गूगल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपने अगर सर्च किया कि मुझे जूते चाहिए, अब जितनी कंपनी हैं जो जूते बेचती हैं वो ऐड आपको दिखाना चालू कर देंगे, जिससे आप उनकी वेबसाइट में जाके जूता खरीदो। तो बेसिकली क्या है कि आप एक कस्टमर हो गूगल के लिए, और गूगल आपको उन कस्टमर्स, उन कंपनी के साथ कनेक्ट कर देता है जिससे आप उनकी वेबसाइट में जाके सामान खरीद लें। तो फ्री कुछ नहीं है, पहली बात फ्री। और आप सोचते हो कि मैं प्राइवेसी
बोलते हैं लोग कि मेरा प्राइवेसी या मैं अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। आप चाहो ना चाहो आप शेयर कर रहे हो। अब आप किसी वेबसाइट में गए, मान लीजिए आपने कुछ डाउनलोड करना है, बहुत लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और कुछ मूवी डाउनलोड करनी है। लोग आजकल फ्री के पीछे भागते रहते हैं कि यार फ्री में नई मूवी डाउनलोड करनी है, और जाने अनजाने अपना इंफॉर्मेशन किसी अनजान वेबसाइट में डाल देते हैं। उसने ईमेल आपसे पूछा कि इसको अगर डाउनलोड करना है, डाउनलोड में क्लिक करने के लिए ईमेल बताएं और अपना फ़ोन नंबर बता दें और नाम बता दें और रजिस्टर कर लें। आपने फटाफट कर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे फ्री में मूवी मिल रही है भैया। तो आपने डाल दिया, उसमें क्लिक कर दिया। अब आपको मूवी दे ना दे, लेकिन उसने आपका डेटा ले लिया। अब ये डेटा वो बेचेगा। आपको एक जानकारी बताते हैं कि जो ये डेटा होता है ना, ये अगर आपको 1000 कस्टमर्स के डेटा चाहिए तो उसका रेट 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए है, और वो वैलिड डेटा होगा। आपको नंबर मिलेगा, आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, आपको एड्रेस तक। जो गूगल देती है? गूगल नहीं, ऐसी कंपनीज हैं जो कि फेक वेबसाइट बना के आपका डेटा कलेक्ट करती हैं। और तो इसीलिए आप किसी भी फ्रॉड में फंस सकते हो। आप कोई भी अगर वेबसाइट यूज़ करते हो ना, तो ये सोच समझ के यूज़ करो कि आप जो भी उसमें डालने जा रहे हो वो बैकएंड में सेव हो रहा है और वो यूज़ हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले 5 बार सोच लो कि आप किसको बता रहे हो अपने बारे में। ऐसे में किसी लड़की से अगर नंबर मांग लो तो 4 झापड़ पड़ जाएंगे, लेकिन वही लड़की किसी भी वेबसाइट में जाके नंबर डाल देगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको फ़ायदा मिल रहा है। कोई फ़ायदे के लिए ऐसा कोई कदम ना उठा लो जिससे खुद ही फंस जाओ, परेशान होने लगो। तो सुमित जी, मतलब सबसे पहला सवाल मेरा खुद का ही है कि सुमित जी को सुमित शुक्ला की पहचान कब मिली? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। कहाँ से मेरी लाइफ चालू हुई, क्या मैं कैसे डेटा साइंटिस्ट बन गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर में मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से था, और अभी फ़िलहाल अच्छी पोजीशन में हूँ। तो घर बदल गया है, माहौल बदल गया है, और थोड़ा सा फाइनेंस की दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी मल्टीटास्किंग स्टाफ में पोस्ट ऑफिस में थे। मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ऐसा कर्मचारी होता है जिसको सब कुछ करना होता है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या फिर पानी पिलाना हो या फिर इवन चिट्ठियाँ बांटनी हो। मेरे पिताजी सब करते थे। और जब मैं छोटा था तो ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आती थी, क्योंकि माँ बाप क्या होते हैं ना, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो अपने बच्चे को ये नहीं दिखाते कि मैं गरीब हूँ, कि मैं अमीर हूँ। तो ऐसे ही हम दोनों भाई थे कि हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग उस स्टेटस और उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं कि जो मैं इच्छा करूँ मुझे मिल जाएगा। लेकिन 2006 का और 2006 से पहले का समय होगा। हम लोग एक लेबर कॉलोनी में रहते थे। गवर्नमेंट का एक असाइंड क्वार्टर था। तो पहली बार मैंने अपने पिताजी और माताजी को एक रोते हुए देखा। और आप छोटी उम्र में जब आप अपने माँ बाप को रोते हुए देखोगे तो आपको थोड़ा सा तो पहले रोना भी आएगा कि क्यों रो रहे हैं माँ बाप, और साथ में क्वेश्चन भी आया बचपन में कि ऐसा क्या है। तब मम्मी से बहुत देर बात करने के बाद उस समय पता चला मुझे कि पैसे का दिक्कत है। और हम दोनों भाई उस टाइम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ की फ़ीस निकालना बड़ा मुश्किल है। तो उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये मालूम चला कि यार मैं बाकी बच्चों की तरह तो नहीं हूँ। पहली बात, उन लोगों के पास पैसा है, मेरे पास पैसा मेरे पिताजी के पास नहीं है। ये बात बचपन में उस समय समझ में आ गई थी मेरे को। लोग बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि यार पता ही नहीं चला कि मैं कब बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला कि मेरे अक्ल कब आ गई। मुझे और मेरे भाई को ये एग्जैक्टली पता है कि कब अक्ल आई थी। वो अक्ल उस दिन आ गई थी कि जिस दिन मैंने अपने माँ बाप को, हम दोनों भाइयों ने रोते हुए देखा था। अब उसके बाद उनको हेल्प करने के लिए उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटे थे। लेकिन ये जो इच्छाएं होती है ना कि मम्मी चिप्स ले दो, मम्मी ये खिलौना ले दो, तो अपने आप में वो एक होता है ना कि जानकारी हो गई थी यार कि वही मांगना है जो ज़रूरी है, वो नहीं मांगना है जो ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बार जो मैंने काम किया वो था एक टीचर का जॉब किया। जॉब नहीं करूँगा, अपने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना चालू किया। अब ये भी एक किस्सा है क्यों पढ़ाना चालू किया, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। तो मेरे मोहल्ले के जो आंटी लोग थी वो बोलती थी इसमें पढ़ा दिया करो, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था उस टाइम।
तो मैंने पढ़ाना चालू किया। अब पढ़ाना मुझे नहीं मालूम था कि पढ़ाते कैसे हैं, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाया, उसके नंबर अच्छे आए, एक के देखा देखी में 2 आए। बचपन में मेरी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं होगी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे कब पढ़ाना पसंद आ गया, कब मैं एक अच्छा टीचर बनने लगा, मुझे खुद नहीं पता था। तो एक जॉब, एक बोल सकते हैं जॉब या फिर एक काम ये करना चालू किया। उसके बाद 2008-9 के करीब मैंने और मेरे भाई ने वेटर का जॉब करना चालू किया। तो उस टाइम ये तो मजाक मजाक में हमने चालू किया था, लेकिन कब ये एक अच्छा इनकम सोर्स बन गया पता ही नहीं चला। तो हम लोग एक शादी में गए थे और हम लोग ने ऐसे ही एक वेटर से पूछा कि कितना मिलता है तुमको रात का, तो बोला 200 रुपये रात के मिलते हैं। अब उस टाइम हम लोग का एक हफ्ते का जो पेट्रोल का किराया, मतलब पेट्रोल जो हम लोग को अपनी बाइक में भरवाना था और स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक, वो लगभग 200 रुपये लगते थे। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि यार अगर एक रात में 200 मिल रहा है तो पेट्रोल का प्रॉब्लम सॉल्व है। और उस टाइम मम्मी पापा से पैसे मांगना थोड़ा सा लगता था कि यार पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि शादी पार्टी का सीज़न है, चलो वेटर बन जाते हैं, क्या है, खाने को भी मिलेगा और साथ में पैसे भी मिलेंगे। तो हम लोगों ने मजाक मजाक में चालू किया था, लेकिन फिर काम भी मिलने लगा। तो कब हफ्ते के 1000 बन जाते थे, 2000, कोई खुश हो गया तो 500 पकड़ा दिए, तो खुश हो गया तो कोई 1000 भी पकड़ा दिए। तो इस रूप से वो छोटी रकम हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने लगी कि यार अब शादी कब आएगी, क्योंकि ये पैसा मिलना ज़रूरी है। तो एक काम ये भी करा। फिर क्योंकि मैं अपने भाई को पढ़ाता था, भाई को हमेशा से दिक्कत थी पढ़ने लिखने की, तो मैं उनको पढ़ाता था। तो उनको पढ़ाता था तो उनके दोस्तों को भी पढ़ाने लगा, क्योंकि उनके नंबर अच्छे आते थे। फिर तो उसके देखा देखी में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट टाइप का, एक कोचिंग टाइप की चालू हो गई। तो बचपन से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाना एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे साथ हमेशा रही, चाहते हुए ना चाहते हुए दोनों तरीके से। कभी एक परिस्थितियों ने पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया और कभी एक छाँव ने कि यार पढ़ाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद अच्छे से पढ़ने लगा था। तो इस हिसाब से मेरा थोड़ा सा बचपन का और 12th क्लास तक का जर्नी रहा। आपके पर्सनल लाइफ में एक कहानी है जिसमें आपने बताया कि माँ की तबीयत खराब होने के बाद आपने लौटने का फैसला किया, उसके बाद आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी? तो मेरे और मेरे भैया, हम दोनों लोग बम्बई में जॉब कर रहे थे और फिर एक दिन अचानक से कॉल आती है। तो मैंने एक नई नौकरी, तो पहले मैं अपग्रेड में था, उसके बाद मैंने हॉपस्कॉच ज्वाइन की थी और हॉपस्कॉच को ज्वाइन किए मुझे 2 हफ्ते हुए होंगे। तो मेरी मम्मी का कॉल आता है कि सुमित थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घर आ जाए। तो हम दोनों भाई जनरल डब्बे में बैठ के कानपुर चले गए। अब कानपुर पहुंचने के बाद मम्मी को दिखाया, थोड़ा सा इलाज कराया, मम्मी ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद एक दिक्कत हुई। सबसे पहली बात, मेरी नौकरी जो मुझे नई मिली थी वो चली गई, क्योंकि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी थी कि मैं कितने दिन बाद वापस आऊँगा। मैं कोई मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो एक तो पहले वो दिक्कत हो गई कि मेरी एक जॉब चली गई। उसके बाद मुझे इतना तो भरोसा था कि जॉब मिल जाएगी, तो मैंने सोचा था कि यार ऐसा करते हैं, 1 महीने थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी नौकरी निकालेंगे। अब फिर अचानक से एक दिन मुझे अपग्रेड, जिसके लिए मैंने पहले काम किया था, उनसे कॉल आता है कि सुमित, जो आपने कोर्स बनाया है उसका एक थोड़ा सा एक लाइव सेशन लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि जो प्रोफेसर लेने वाले थे वो अब किसी काम से नहीं ले पा रहे हैं। तो आप पढ़ा चुके हो, मतलब क्योंकि आप वो कोर्स बनाए हो तो आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, ले लेता हूँ। अब उस पर्टिकुलर 1 घंटे के लिए मुझे 2500 रुपये देने को तैयार थे वो। तो इस पर्टिकुलर एक सेशन के लिए मुझे वो 2500 रुपये देने को तैयार थे। तो मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2500 रुपये मिल रहे हैं, ले लेते हैं। अब मैंने, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाने में रुचि रखता था और परिस्थितियों ने कभी पढ़ाने के लिए मजबूर किया और कभी परिस्थितियों के बाद मुझे कोई रुचि भी आने लगी थी पढ़ाने में, तो मैंने अपने अंदाज में जैसे पढ़ाता हूँ पढ़ा दिया। मैंने पढ़ा दिया और फिर मैं पढ़ाने के बाद क्लास ख़त्म करके मैं वॉशरूम तक गया हूँगा, मैंने मोबाइल छोड़ दिया था अपना बेड में। मैं वापस आके देखता हूँ 3 मिस कॉल पड़ी थी। अब पहला जो दिमाग में, और ये मिस कॉल थी उसी इंसान से जिसने मुझे बोला था कि एक क्लास ले लो, एक सेशन ले लो। अब आप कभी सोचो कि आप कुछ काम करके
ख़त्म किए हो और आपको कॉल आ रहा है, वो भी 3 कॉल बैक टू बैक, तो आपके दिमाग में पहले गलती आएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कुछ अच्छा हुआ होगा, मेरे दिमाग में आया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, और मेरे दिमाग में ये आया था कि 2500 तो गए। फिर मैंने उसको कॉल लगाया, कॉल बैक किया, मैंने कहा क्या बात होगी भाई, 3 कॉल। तो कहते तुमने क्या कर दिया है? मैंने कहा क्या कर दिया, मैंने सिर्फ पढ़ाया है। तो कहते अब सब बच्चे लोग ईमेल डाल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी सेशन तुम लो। मैंने कहा जैसा वो लोग ले लेंगे, मेरे पास तो काम नहीं है, हमें पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। तो मैंने जो चीज़ ये सोच के चालू करी थी ना कि यार 1 महीना पढ़ा लेंगे, वो 1 महीने का 2 महीने हुआ, 2 महीने का 3 महीने हुआ, पैसा आने लगा। तो कब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं अब वापस कॉर्पोरेट में नहीं जाऊंगा, मैं अब यही करूंगा। तो ऐसे हो गया, मतलब मेरे को घर में पहली बात उस समय कोरोना नहीं हुआ था, तो कोरोना से पहले लोग मेरे को मुंबई वापस जाना पड़ता या फिर बैंगलोर जाना पड़ता या फिर किसी बड़ी सिटी जाना पड़ता। तो मैं घर में रह रहा था, घर में रह के पढ़ा रहा था। तो एक पहली बात ये एडवांटेज था कि घर में रह रहे हो, कहीं जाना भी नहीं है, तो पैसे भी आ रहे हैं, उतने ही पैसे आ रहे थे जितना मेरे को मिल रहा था, उसके बल्कि उससे ज़्यादा आने लगे थे। तो इनकम भी हो रही थी, घर में भी रह रहा था, सब पॉजिटिव हो रहा था। तो मैंने कहा भाई यही करते हैं। सोचा था कि वापस जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद कभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करूंगा, लेकिन जो इनकम है ना वो ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करी। कोरोना में तो मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था कि मैं दिन में 3 बार क्लास लेता था। सैटरडे संडे तो भूल जाइए, पूरा दिन पढ़ाता था। तो इनकम भी हो रही थी, काम भी मिल रहा था, तो मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो ऐसे मैं आज इंस्ट्रक्टर बन गया। पैशन बनता चला गया। पैशन, पढ़ाने का पैशन हमेशा से था, बिकॉज मुझे ना चीज़ें सिंप्लीफाई करके बताना बड़ा पसंद है। मुझे कभी जो कोई बोलता है ना कि यार ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा भाई सीधे में बोलो पहले करना क्या है, क्योंकि मुझे हर चीज़ सुलझी हुई चीज़ें पसंद है। और टीचर का काम यही होता है, सुलझाना। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो तुम उसको आसान तरीके से, साफ तरीके से और शुद्ध तरीके से कैसे बता सकते हो। तो मेरे को वो चीज़ हमेशा से पसंद थी। मुझे कोई बोलते, जैसे लोग बोलते हैं कि, और इसीलिए मैं हमेशा सिंगल रहा, क्योंकि मुझे लड़कियों का दिमाग में समझ में आता है कि कितना उलझन रहती है उनके दिमाग में। तो मेरे को सुलझे लोग पसंद है, जो सीधे सीधे बात करते हैं, जो चेहरे में वो अपने दिल में रखो। और मैं वही पढ़ाई में करता हूँ, जो मुझे पसंद आता है मैं साफ साफ समझाने की कोशिश करता हूँ बस। आपने बताया कि आपने कंटेंट क्रिएशन और टीचिंग में अपना पैशन बनाया। इन 2 क्षेत्र में किस चीज़ को आपसे सबसे ज़्यादा आनंद आता है? दोनों चीज़ों में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? देखिए दोनों चीज़ें ना ऐसे आप भाई बहन बोल सकते हो, या फिर भाई भाई बोल सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ है ये कि जैसे गंगा के साथ जमुना का नाम आता है, राम के साथ लक्ष्मण का नाम आता है, तो आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हो तो ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन क्रिएटर बन चुके हो। तो जब मैं ये कोरोना की बात है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग तो कर ही रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट है यूएसए की, उनका नाम है जया, नाम है उनका, वो हैदराबाद की है, तो वो यूएसए में रहती हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार सुमित तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो, क्यों ना यूट्यूब चैनल में डालो अपना वीडियो। अब उस टाइम तो मुझे मजाक लगा था कि यार मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैंने कोशिश करी, मैंने बनाना चालू किया। बनाने के बाद जाहिर सी बात है, आप कुछ नया चालू करोगे तो गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ भी हुई, धीरे धीरे ग्रो नहीं किया चैनल। अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि जो इकॉनमी है ना अपनी, वो एक क्रिएटर इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं साइड में कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं उससे अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ इनकम जनरेट करने की, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी एक तरह से इनकम जनरेशन का सोर्स बने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाना तो ऐसा वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें भी प्रयास जारी है। आपने अभी बताया कि YouTube चैनल भी आपने शुरू किया। कंटेंट क्रिएशन के लिए किस तरह क्रिएटिव आउटलेट हैं, और क्या आप अपने व्यूअर्स को कुछ खास संदेश शेयर करना चाहते हैं? कि मैंने लैपटॉप बांटना क्यों चालू किया, 2015 में मुझे मेरा पहला लैपटॉप मेरे पिताजी ने खरीद के दिया था, और उन्होंने अपनी FD तोड़वाई थी।
और उस टाइम वो लैपटॉप शायद 30,000 रुपये का पड़ा था, 30 या 32,000 का पड़ा था। और वो लैपटॉप आज भी मैं यूज़ करता हूँ, मैंने बंद नहीं किया, चल रहा है, अच्छा खासा हालत में है। वो लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी बदली है। तो एक लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी वो मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है। और अगर उसका अच्छे से यूज़ मैंने किया है आज और अच्छे से यूज़ कर पाया, इसीलिए आज मैं जो बना हूँ बन पाया हूँ। उसी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना सीखा, कोडिंग करना सीखा, बहुत चीज़ें सीखी हैं उस लैपटॉप से। तो क्या हुआ कि 2020 की बात होगी, मेरे घर में एक ऑटो है, तो वो ड्राइवर है, उनका एक बेटा है, वो 10th क्लास में है। तो उसने ऐसे मेरे से बातों बातों में बोला कि भैया मुझे भी लैपटॉप खरीदना है, आप बताओ कौन सा खरीदा जाए। अब उस टाइम लैपटॉप के दाम चल रहे होंगे लगभग 25,000 से 35,000 में अच्छा लैपटॉप मिल जाता था। मेरे पास पैसे थे, मैंने कहा कौन सा लैपटॉप, तुमको क्या लैपटॉप की ज़रूरत है, पहले ये बताओ कि लैपटॉप चाहिए क्यों तुमको। तो मैंने उससे पूछा तुमको लैपटॉप की ज़रूरत क्या है, पहले ज़रूरत बताओ मुझे। तो उसने बोला कि भैया मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे ये बड़ी कंपनी में काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा उस टाइम था और ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई थी जो मैंने जो अपनी निभाई ना हो। उस समय 2020 की बात होगी, मेरे लोन ख़त्म हो चुके थे, पापा मम्मी की बिल्कुल हालत सही थी, घर बनवा लिया था, घर में एसी लगवा लिया था, एसी एक बड़ा सपना होता है, एसी लगवा लिया था। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे अभी करनी बाकी थी। तो मेरे पास पैसे थे, मैंने कहा ठीक है, मैंने गया, मैंने लैपटॉप एक खरीद के उसको दे दिया। अब वो लैपटॉप उसने यूज़ किया, उसने पढ़ाई लिखाई करी, उसने भी अच्छा परफॉर्म करने लगा वो। तो मैंने जब सोचा कि यार एक लैपटॉप देने से अगर कुछ चेंज हो सकता है और अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं दे सकता हूँ, तो क्यों ना दूसरे लोग को भी दिया जाए। तो एक को जब मैंने लैपटॉप दिया तो मैंने वो पोस्ट लिंक्डइन में डाला था कि मैंने ये लैपटॉप दिया, इस लड़के ने इसका यूज़ ऐसे किया। तो उसकी देखा देखी में मुझे किसी ने मैसेज और किया लिंक्डइन में कि भैया ये एक और लड़का है, ये भी पढ़ाई में अच्छा है, इसको अगर आप लैपटॉप दे पाओ। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको यही सेम क्वेश्चन पूछा, लैपटॉप करोगे क्या करो। तो मुझे ये बता देता है ना कि मैं लैपटॉप पे ये काम करूँगा, इससे मैं ये कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं उसको फिर थोड़ा सा हम लोग फिर अब इसको थोड़ा फॉर्मल कर दिया है। पहले तो मैं खुद बात करता था, समझता था कि क्यों लैपटॉप को चाहिए, कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक फॉर्मल प्रोसीजर है कि पहले आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम से एक कॉल आएगी, तो एक इंटरव्यू होगा, उसमें वो 2 लोग पहले पूछेंगे आपसे कि क्यों आपको लैपटॉप चाहिए। फिर आप एक बार अगर समझा पाए तो उसके बाद एक थोड़ा सा टेक्निकल राउंड होता है, पूछेंगे थोड़े क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन। जैसे आप बोलो कि आप मैथ्स में अच्छे हो तो मैथ्स में थोड़ा पूछेंगे, अगर नहीं अच्छे हो तो बोलेंगे पढ़ो, ये पढ़ के आओ, 1 हफ्ते बाद थोड़ा इंटरव्यू लेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये इवैल्यूएट करते हैं कि आप कितने जुझारू हो। जैसे मेरे प्रोफेसर ने बोला था 1 हफ्ते में जितना सीख के आओगे उस हिसाब से तुमको रख लेंगे। तो हम लोग भी ये चैलेंज देते हैं कि 1 हफ्ते में तुम 4 सीख के आओ। 1 हफ्ते में अगर तुम कर लिए तो मेरे लिए 25,000 20,000 रुपये खर्चा करना बड़ी बात नहीं, मैं दे दूँगा लैपटॉप उनको। तो अभी तक शायद मैंने 10-15 लैपटॉप बांटे हैं और सिर्फ लैपटॉप ही नहीं बांटे हैं, लोगों की स्कूल की फ़ीस भी जमा करी है। एक और किस्सा है, अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ। 2014 की बात हुई कि 2014 में मुझे कॉलेज में, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ने में था, तो मुझे इंपीरियल कॉलेज लंदन से ऑफ़र आया था कि मैं ये इंडिया का बीटेक छोड़ के वहाँ पे बीटेक कंटिन्यू कर सकता हूँ, इंपीरियल कॉलेज लंदन से। अब मेरे को सिर्फ इतना करना था कि मुझे इंडिया से लंदन की फ़्लाइट बुक करनी थी और वीज़ा के पैसे देने थे और मुझे रहने का पैसा देना था। इसका कुछ खर्चा था, शायद 2.5 लाख रुपए कुछ खर्चा था। बाकी फ़ीस मेरी स्कॉलरशिप में कवर्ड थी। सॉरी, मुझे पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी जमा करनी थी, उसके बाद वो पैसे रिटर्न आ जाते हैं। पहले सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी थी, वो वापस में स्कॉलरशिप के रूप में मेरे को वापस मिल जाते हैं। तो उसका कुछ खर्चा मेरे को लगभग 5 लाख रुपये खर्चा था। मेरे पास 5 लाख नहीं थे क्योंकि भैया का लोन चल रहा था और वो 5 लाख मुझे परिवार में किसी ने भी हेल्प नहीं करी।
तो जो एक सपना था ना कि विदेश में जाकर पढ़ाई करने का, वो मेरा अधूरा था हमेशा से। 2021 की बात है, कोरोना के बाद की, 2021-22 के बीच की बात है कि मुझे एक लिंक्डइन में एक लड़के ने मैसेज किया। वो ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय है, दिल्ली का ही है। तो उसने मैसेज किया कि भैया मुझे इटली के यूनिवर्सिटी से एक ऑफ़र आया है स्कॉलरशिप का। उसने भी ये बोला कि मुझे सिर्फ टिकट का पैसा चाहिए और पहले सेमेस्टर की फ़ीस चाहिए, जो कि वापस आ जाएगी। उसको देने थे 2 लाख रुपए। और मुझे उसकी बात और अपना वो समय याद आ गया कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी और इसको आज हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है जाओ। मैंने उसका टिकट करवा दिया, उसकी फ़ीस जमा कर दी। आज वो अमेज़ॉन में काम कर रहा है एज ए इटालियन स्पेशलिस्ट। बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज वो ज़ोमैटो को छोड़ के, डिलीवरी बॉय छोड़ के अमेज़ॉन जैसी एमएनसी में काम कर रहा है। छोटा सा हेल्प किया मैंने। मेरे लिए 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने दे दिए, मेरे पास क्योंकि योग्यता है, भगवान का क्या बोलें कृपा है, तो हेल्प कर दी मैंने। लेकिन उस टाइम मेरी किसी ने अगर हेल्प की होती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। क्योंकि लंदन में पढ़ाई करना और इंडिया में पढ़ाई करना 2 अलग बातें हैं। तो ऐसे हेल्प करता रहता हूँ मैं। बट यही है कि मुझे समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट में पोटेंशियल है कि नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, तो हम लोग का बड़ा परिवार नहीं है। 3 लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं। अब भैया की शादी होगी तो 5 लोग हो गए। लेकिन अगर आप बोलो सपोर्ट के मामले में, तो सपोर्ट में तो सब लोग मैंने जब पिताजी से बोला ना कि मुझे SRM जाना है, और मेरे पिताजी का ये बैकग्राउंड नहीं है कि वो मुझे इतने बड़े कॉलेज में कभी भेज पाते हैं, लेकिन क्योंकि उनका सपोर्ट था। देखिए, अगर आप किसी चपरासी से बोलो कि लड़के को लंदन भेजना है, तो उसके दिल में धक धक हो जाएगी कि यार इसका पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि लोन कैसे लिया जाए, उसको जानकारी नहीं है कि पैसे कहाँ से लाए जाएंगे। मेरे पिताजी के साथ भी सेम कंडीशन थी। मेरे पिताजी भी चपरासी थे। मेरे पिताजी को मैंने बोला चेन्नई जाना है। अब चेन्नई और लंदन में कोई डिफरेंस नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि चेन्नई भी हमारे लिए लंदन जितना दूर था। ट्रेन से हम लोग जाते थे तो 48 घंटे की रास्ता है ट्रेन से। तो मेरे पिताजी ने उस टाइम भी बोला कि जाओ। आज भी मैं पिताजी से बोलता हूँ ना कि मुझे ये पढ़ना है। अभी जैसे मैं IIT में मेरा हुआ तो मैंने बोला कि पापा IIT में पढ़ना है मुझे, ऐसा है। बोले पढ़ो। मैं अभी अगर आज पिताजी से बोल दूँ कि मुझे पढ़ना है और ये मैं काम नहीं करूँगा, पैसा का देख लो, तो मेरे पापा से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, करो। क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी पढ़ाई के लिए हाथ नहीं पकड़ा है। जैसे आपने अभी बताया कि आपने YouTube चैनल शुरू किया है, तो उसमें आप किस तरह के क्रिएटिव आउटलेट्स यूज़ करते हो और अपने दर्शकों को क्या उसका संदेश दोगे? तो मैं अपने YouTube चैनल की बात करूँ तो पहली बात तो मेरा जो YouTube है वो फोकस्ड है टीचिंग के ऊपर। जैसे डेटा साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मैं जैसे मैंने बोला कि मैं सुलझाना पसंद करता हूँ, तो मैं उसको सुलझा के समझाता हूँ। बहुत लोग करते हैं, मेरे से अच्छे लोग भी हैं। तो एक YouTube में वो चीज़ मैं ज़्यादा करता हूँ। Instagram भी है, तो Instagram में मेरा फोकस रहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कंटेंट बनाना, जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी, जनरल टेक्नोलॉजी, जैसे डेटा कैसे सेव होता है या फिर डेटा सा यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे जनरल टॉपिक। फिर एक लिंक्डइन है। लिंक्डइन में मैं हर तरीके की बात करता हूँ। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर टाइप पे आप बोल सकते हो। वहाँ पे मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ जीवन में जो हो रहा है, कि मैंने आज अगर IIT में कोई लेक्चर दिया या फिर कोई मैंने कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बारे में जो अपनी प्रतिक्रिया है, जो अपना इमोशंस है, वो शेयर करता हूँ। तो बोल सकते हैं कि YouTube और Instagram में अभी एक वीडियो कंटेंट जाता है और लिंक्डइन में एक पोस्ट जाते हैं, या फिर बोल सकते हो रिटन कंटेंट जाता है। कंटेंट बनाना, देखिए कंटेंट बनाना क्या है ना, क्योंकि मैं कंटेंट में हमेशा रहा हूँ। पहले मैं पढ़ाने वाला कंटेंट बनाता था, अब ये क्रिएटिव कंटेंट क्या होता है, इसमें आपको पहले समझना होता है कि इंसान या फिर आपके व्यूअर को चाहिए क्या। और जैसे मैंने बोला कि सुलझा के अगर आप कोई चीज़ बता सकते हो ना, तो वो क्रिएटिविटी में ऐड हो जाता है, वही आपकी क्रिएटिविटी है। इम्पैक्ट। हाँ,
अगर जैसे आप मेरे से कुछ सवाल पूछो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अब आपको गूगल करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बहुत जगह लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन अगर एक रिक्शे वाला आपको सुने, मेरी वीडियो देखे, अगर उसको मैं समझा सका तो वो क्रिएटिव कंटेंट होगा कि आपने उसको कितने आसानी से बताया कि वो एक रिक्शे वाला भी समझ सकता है। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है ऐसा कंटेंट बनाओ कि जनरल ऑडियंस भी समझ सके उसको। यही नहीं कि सिर्फ एक बीटेक का स्टूडेंट या फिर एक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट ही समझ सके। अगेन इसमें भी प्रयास है, प्रयास जारी है। और कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, मेरे से बहुत बड़े बड़े भी हैं, मेरे से अभी स्टार्टिंग में बहुत फेज में है। मैंने जितना सीखा बस इतना सीखा है कि करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आपने अपने गरीब लोगों की मदद करी है लैपटॉप देकर या उनके स्टडीज को लेकर, तो आपका अनुभव या आपकी यादगार कहानी क्या है, आप शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ, उनकी खुशी? देखिए क्या होता है ना, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो उपहार होता है, सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो ये होती है कि यार जिस उद्देश्य से वो मेरे पास आया था उसका उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैंने आज तक जो बच्चों को पढ़ाया वो सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे नहीं हैं एक्चुअली में। तो कोई मेरे से बहुत बड़ा है, कोई 40 साल का है, कोई शायद मेरे से 18 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा। तो सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपस्किल करना चाहते हैं, कुछ नया सीख के कुछ नई जॉब में जाना चाहते हैं। तो मेरे साथ जो भी कनेक्टेड रहा स्टूडेंट, मेरे को तभी खुशी मिली जब उसका सिलेक्शन हो गया, उसका दूसरी जॉब में लग गया। और जब बच्चा मेरे को मैसेज करता ना कि सर मेरा आज सिलेक्शन हो गया इस कंपनी में, आपने जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन उसने पूछा था मैं बता पाया, उससे बड़ी खुशी कोई एक टीचर की नहीं होती है। और कोई भी टीचर ये सुन रहा होगा तो इस बात से रिलेट कर पाएगा कि एक टीचर की जो सक्सेस है वो तभी होती है जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप कोई किस्सा पूछो कि मुझे कोई किस्सा अगर याद है, तो ऐसे किस्से तो बहुत हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन सबसे यादगार रहेगा कि एक मेरी स्टूडेंट रही हैं, यूएसए की हैं, वो जया नाम है उनका। तो उन्होंने डेटा साइंस सीखने का निर्णय 45 ईयर्स में लिया होगा, 45 साल की उम्र उनकी बेटी मेरी बेटी की उम्र की, मतलब मेरी उम्र की उनकी बेटी। तो उन्होंने डेटा साइंस सीखने का तब निर्णय लिया। और सबसे बड़ी बात थी कि वो खुद लगभग 23 साल से मैथ्स पढ़ा रही थी यूएसए में। जब उनको मैंने पढ़ाया तो उन्होंने एक बात बोली कि तुम ऐसे पढ़ाते हो जैसे मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे पढ़ाया। तो एक वो कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। फिर उनका सिलेक्शन कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन करके कंपनी है विच बेसिकली आईफोन के ग्लासेस बनाते हैं वो लोग, उस कंपनी में उनका सिलेक्शन हो गया यूएसए में एज ए डेटा साइंटिस्ट। तब वो सबसे बड़ी खुशी थी कि उस उम्र में जाके, उनका 48 की उम्र रही होगी, उस उम्र में उन्होंने एज ए मैथ टीचर फिर उन्हें डेटा साइंस में ट्रांसफ़र लिया, उस पोजीशन में काम कर रही हैं। वो सबसे बड़ी खुशी थी मेरी। आपका प्रोफेशनल और पर्सनल सफ़र काफ़ी लंबा रहा। आगे जाने के लिए आपके पास कोई नए सपने या लक्ष्य हैं जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, मैंने जब अपना शुरुआत की थी तो मेरा पहला उद्देश्य था कि यार गरीबी मिटानी है, अपने माँ बाप की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करनी है। प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यार मुझे ये करना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर मुझे इतने लाख कमाने, इतने करोड़ कमाने हैं। ऐसा कोई उद्देश्य लेके नहीं चला था। मेरा छोटा सा उद्देश्य था कि अपने घर की गरीबी को ख़त्म करना है, जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने साथ। अब कोई मेरा ऐसा बड़ा उद्देश्य नहीं कि मुझे करोड़ कमाने हैं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मुझे अब शांति चाहिए जीवन में। देखिए, हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपने करियर को लेके, अपने एस्पिरेशंस को लेके, या फिर बोल सकते हैं कि कमाने की, जो लोग कमाने में इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी जीना छोड़ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो इंसान बन के इसीलिए आए थे इस जीवन में कि वो जी सकें। और आपको ये गिफ्ट मिला। अब शांति से बैठ के एक बार ये सोचो कि ये जीवन एक बार मिला है, इस ब्रह्मांड में आपको ये जीवन एक बार मिला है, और आप मर जाओगे
तो आप इस ब्रह्मांड में, इस पूरे भारत में, जब छोटी सी चीज़ है, इस पूरे जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर को अच्छे से देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप इस इंडिया को घूम नहीं पाओगे। तो मेरा अब जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि यार मैं जीवन को जीना चाहता हूँ अच्छे से। मैंने अभी हाल ही में ही कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक में ट्रैवल किया था पूरा। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कोई उसके लिए, मैं सिर्फ जी रहा था, उस मोमेंट को जी रहा था, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम मोमेंट, मतलब एक सोचिए आप कि आप एक पूरी एक शहर से जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो और समझ रहे हो यहाँ का कल्चर कैसा है। मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं चाहता हूँ मैं अच्छा टीचर बना रहूँ, पढ़ाता रहूँ, लोगों की हेल्प करता रहूँ, भगवान इतना देता रहे जिससे मैं हेल्प कर सकूँ, अपने घर को चला सकूँ। और जो मेरे जो छोटे मोटे सपने हैं कि मुझे एक बार दुनिया घूमनी है पूरी अच्छे से, इस जीवन में जीना है अच्छे से, मुझे कोई कंपनी खड़ी नहीं करनी है, मुझे कोई बड़ा इंसान नहीं बनना है, मुझे फेमस नहीं बनना है। मुझे बस इतना है कि मेरा जो काम चल रहा है वो चलता रहे, और जो मेरा सपना है कि मुझे घूमना है, इस पूरी दुनिया को देखना है अपनी आंखों से अच्छे से। मरने से पहले जब मैं अपनी, बोलते ना, सैया में लेटा हूँ, तो मैं जब अपना रिवाइंड कर रहा हूँ माइंड में कि यार मैंने जीवन में किया क्या, तो मेरे दिमाग में ये ना है कि मैं 9 to 5 जॉब किया, यहाँ मेट्रो में धक्के खाए। मेरे ये रिवाइंड नहीं करना, मुझे रिमाइंड करना है कि मैंने इस पर्टिकुलर कंट्री में घूमा, यहाँ पे मैं उससे मिला था, यहाँ पे मैं इस इंसान से मिला था, इस पहाड़ में मैंने खड़े होकर फ़ोटो खींची है। मेरे को वो अच्छे मोमेंट रिवाइंड करने हैं। तो मेरी जो पहली सैलरी थी, मैंने मांगे थे 4 लाख, मुझे 8 लाख मिल गए थे। तब जब मैंने मम्मी को बताया तो पहली बात तो मैंने 6 बार 7 बार अपने आप को भरोसा दिलाया कि हाँ 8 ही लाख हैं। फिर जब मैंने मम्मी को बताया जाके कि मम्मी मिल गई नौकरी, पापा भी थे घर में, भैया भी था, वो पूरा परिवार हो गया था उस दिन मेरा। मम्मी रोई, भैया रोए, हम रोए, पापा रोए। और वो जो रोना था ना, वो मतलब ज़िंदगी में मैंने मम्मी पापा को 2 बार रोते हुए देखा है, सबको साथ में रोते हुए देखा है। पहली बार जब बचपन में मैंने रोते हुए देखा था कि जब पैसे नहीं मिल रहे थे स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए, और दूसरी बार उस दिन रोए थे, सब लोग रोए रहते, क्योंकि वो नौकरी मुझे नहीं मिली थी, वो नौकरी मेरे परिवार को मिली थी। जो मेरे को मालूम था कि उस नौकरी से मेरे को लोन चुकाना है, मेरे को अपना घर बनवाना है। मेरा जो आज कमरा है, जिस कमरे में बैठ के मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें सोता हूँ, उसमें छेद था ऊपर छत में, आज वो घर बना हुआ है, अच्छा है, सब बढ़िया है। तो वो नौकरी बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, उससे बड़ा कोई आनंद का मोमेंट नहीं आ सकता। चाहे वो मेरे को आज मोदी जी से अगर आज मैं मिल लूँ और आप मेरे से यही सेम सवाल आज पूछो कि आपका कोई मोमेंट रहा हो बढ़िया सा, मैं बोलूँगा वही मोमेंट था मेरा। तो उससे बड़ी खुशी, आज आनंद मिल ही नहीं सकता किसी इंसान को, जब वो 24-22 साल जिसने स्ट्रगल किया हो, हर चीज़ देखी हो। ऐसी बहुत चीज़ें जो मैं बताऊँगा ना लोगों को, तो लगता है यार सब जो लोग सोचते हैं यार ये सक्सेसफुल हो गया है तो इसकी स्ट्रगल तो बनावटी है। लोग वो सोचते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना लोग, जिन्हें देखा है, उनसे पूछो जाके कि इस इंसान ने कैसे क्या किया है, इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं जो इससे भी ज़्यादा बुरी हमने की हैं, इससे ज़्यादा बुरी हुई हैं। मेरी मम्मी चेन्नई से कानपुर 48 घंटे की जो जर्नी होती है उसको स्लीपर में कवर करती थी 100 रुपये के साथ। हम लोग ने जनरल डब्बे में सफ़र किया है कानपुर से चेन्नई, क्योंकि टिकट उस टाइम इतने महंगे हो जाते थे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये तो ये ऐसा कितना है, ये 2,500 रुपये किसके पास नहीं होते हैं। ढाई मतलब कितने, 7,500 रुपये, बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए 7,500 रुपये। तो जिसने देखा है, हूबहू आंखों से देखा है, उसको आज समझ में आता है कि हाँ सुमित ने क्या किया। मेरे माँ बाप को जिसने देखा उसको समझ में आता है। बाकी सबको लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी होती है, होती ज़रूर है, इसलिए होती है क्योंकि उसने शिद्दत से काम किया होता है, तभी आज वो सक्सेसफुल है। आप अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या एक फ्रेज जो आपकी पर्सनालिटी को ठीक से बयां करे? देखिए, अगर एक फ्रेज मैं बोलूँगा तो मैं सबको बोलता हूँ, मैं सबका मित्र हूँ। मेरा नाम ही है सुमित। सुमित मतलब होता है सबका मित्र। तो मैं बोलूँगा कि मैं सबका मित्र हूँ, चाहे वो सबसे बहुत एल्डर इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे दिल से दिल लगा सकूँ।
देखिए क्या होता है कि आप एक बार किसी से मिलते हो ना, तो आप एक बार कनेक्ट करते हो। कनेक्शन क्या होता है कि आपने मोबाइल में बात कर ली, हेलो हाय कर लिया, आप जानते हो, लेकिन दिल से लगाना, किसी से मित्रता करना, वो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं अगर एक इंसान से आज मिल रहा हूँ ना, उससे अगर मैं 5 साल बाद भी मिलूँ ना, तो मेरे को अच्छे से याद रखें। ये ना याद रखें कि यार आपसे मिले थे, हाँ ठीक है आप हाँ वहाँ आए थे, नहीं, ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ कि वो मेरे को देख के बोले अरे सुमित आप वहाँ मिले थे, याद है आपको, मैं जरूर भूल जाऊँ, उसको याद रहना चाहिए। आपके पास आपकी एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, उन्होंने आपको सोचने या व्यवहारने में किस तरह या प्रभाव डाला है? मैंने आपको ये आंसर कर ही दिया, प्रभु श्री राम मेरे रोल मॉडल है। और मेरे को नहीं लगता है इसका आंसर करना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि सब जानते हैं इसके पीछे का आंसर। मेरी जो सोच है, मेरा हमेशा सोचने का तरीका यही रहता है कि अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपकी फेवरेट बुक, मूवी या म्यूजिक क्या है? क्या आप हमें कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? मैंने बुक बहुत सारी जो पढ़ी हैं वो टेक्निकल ज़्यादा पढ़ी हैं, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी, गौर गोपाल दास हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, जिन्होंने उसमें बताया कि जीवन में हम लोग को जीवन में जीने का ढंग क्या होता है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, इवन अगर आप अपनी रामायण पढ़ो ना, उससे अच्छी बुक कोई है नहीं। अगर उसको आप एक काव्य की तरह पढ़ोगे तो आपको एक आप एक कवि की तरह पढ़ोगे तो उसमें आपको एक मधुर ध्वनि सुनाई देगी। एक अगर आप स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे तो आपको उसमें एक स्टूडेंट का स्ट्रगल दिखाई देगा। एक अगर आप राजा की तरह पढ़ोगे उसमें राजा का स्ट्रगल दिखाई देगा। तो ऐसे तो आउटिंग में मज़ा ही आता है, ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। लेकिन जब पहली बार मैंने अपने माँ बाप को हवाई जहाज में बैठाला था, तो वो एक मोमेंट मैं बोलूँगा हमेशा से यादगार रहेगा, क्योंकि एक बचपन में सब मतलब बच्चों का सपना होता है यार कि माँ बाप को फ्लाइट में बैठाने का। वो एक 2019 में मैं बैठाल पाया था, तो वो एक यादगार हमेशा रहेगा मेरे लिए। उनके साथ वहाँ पे वेकेशंस को कैसे स्पेंड किया? मैं मम्मी पापा को बम्बई घुमाने ले गया था। अगेन बम्बई घुमाना वॉज अ वेरी न्यू थिंग, बिकॉज हम लोग ने बम्बई को सिर्फ टीवी में देखा है। मम्मी पापा को पहली बार आँखों से दिखाया, एक अलग ही अनुभव है। फिर फ्लाइट में बैठा के लखनऊ तक लाए, वो अलग अनुभव है, तो वो हमेशा यादगार रहता है मेरे लिए। मुस्कुराहट तो बहुत सारे मोमेंट जो ले आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और ट्रैवल करते समय मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, जिनके बारे में कभी सोचता हूँ तो मुस्कुराहट आ ही जाती है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो रुला देते हैं। जैसे मैं कभी कभी अपने पास्ट के बारे में जब सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे ये करता था, यहाँ पे वो करता था। कभी कभी मैं अभी हाल ही में मैं IIT, तो एक किस्सा है, जब मैं वेटर का जॉब करता था तो मुझे एक बार IIT में जाने का मौका मिला था, IIT कानपुर में, और मैं वेटर बन के गया था, क्योंकि जिस टेंट हाउस के लिए मैं काम करता था उस टेंट हाउस में वहाँ पे टेंट लगाया था। अंतराग्नि करके एक वहाँ का कल्चरल फेस्टिवल होता है, तो उसमें हम लोग ने टेंट हाउस लगाया, तो मैं वहाँ पे एज ए वेटर गया था। अभी इस साल जब मेरा सिलेक्शन हुआ, इस साल में जब ID कार्ड अपना लेने गया, तब मैं रो दिया वहाँ पे, क्योंकि वही जगह जाके मैं खड़ा हुआ था जहाँ पे मैं वेटर का नौकरी कर रहा था, और आज मैं स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स है जो कि आप पास से कनेक्ट करते हो, फिर वो खुशी भी होती है, वो एक वो भी होता है, रोना भी आ जाता है कि यार ये चलो कुछ अचीव कर लिया मैंने। क्या आपके लिए कोई स्पेशल पैशन प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा जिससे आप आज भी फॉलो करते हैं? मेरा पैशन म्यूज़िक है। मुझे म्यूज़िक आई डोंट नो कैसे मेरे पास आया, क्यों मुझे गाना पसंद आ गया। ये बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी एक्चुअली में कथक डांसर रही हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कथक डांसर है, तो क्योंकि उनको इतना अच्छा कथक डांस आता था, तो मुझे तबला बजाना आ गया। अब तबला बजाना भी मुझे बोल सकते हैं भगवान की देन थी, तो मैंने जब तबले में हाथ रखा तो मेरा ऑटोमेटिकली हाथ सही से लगा। और वो मेरे गुरु जी हैं, वही बोलते हैं कि तुम्हारा नेचुरल है, वो अपने आप आता है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बजा लेता हूँ।
तो एक म्यूज़िक से लगाव हमेशा से है। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर दिन भर पढ़ाने के बाद जब मैं साइलेंटली लेटता हूँ तो अपने मनपसंद गाने सुनता हूँ। तो एक चीज़ ये है कि म्यूज़िक मेरे को बहुत पसंद है, जिसको लगाव है मेरे को। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को जैसे आपको बताया दुनिया देखनी है। तो ट्रैवल और म्यूज़िक 2 चीज़ें। मैंने कोई गोल नहीं सेट किया है। मैं सच्चाई बताऊँ आपको, मैंने बताया जैसे आपको, मुझे कोई बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे कोई करोड़ नहीं कमाने हैं। मेरा एक ही गोल है बस, वो बोल सकते हैं वो मैंने सेट किया है कि मैं दुनिया घूमनी है। और वो दुनिया घूमने के मुझे कुछ भी जो करना है, पैसे जमा कमाने हैं या फिर जो भी करना है, वो उस काम के लिए कर रहा हूँ मैं कोई बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो भी हो जाए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना जॉब किए पैसे कभी कमा पाऊँगा। आज मेरे को लगभग 6 साल होने को आया है, 6 नहीं होंगे तो 4 साल होने को आया। 2 साल तो मैंने जॉब की है, 4 साल होने को आया। मैंने 4 साल से कोई नौकरी नहीं करी है। मैं अपने लिए काम करता हूँ, पैसा उससे ज़्यादा कमाता हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो जाएगा मेरे साथ। आगे भी मैंने कभी सोचा नहीं क्या पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज आप जो कोई गोल सेट करके अगर चलते हो ना, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेप्ट कर लो। मेरा गोल है कि मुझे दुनिया घूमना, उसको पूरा करने के लिए जो हो जाएगा वो मेरे लिए बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर वो भी बढ़िया है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, सब सोचते हैं कि बचपन से कंप्यूटर में बड़ा अच्छा रहा होगा, बचपन से पढ़ाई में अच्छा था ज़रूर, लेकिन कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से मेरा इंटरेक्शन तब तक नहीं हुआ था, क्योंकि ना ही मोबाइल फ़ोन था हमारे घर में, ना ही मैंने गूगल यूज़ किया था और ना ही कंप्यूटर यूज़ किया था। ज़रूर स्कूल में कंप्यूटर था मेरे, तो मैं लैब में जानबूझ के नहीं जाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक डर था कि अगर ये मेरे से ख़राब हो गया तो इसका सही कौन कराएगा, उसका पैसा कौन देगा, क्योंकि स्कूल वाले तो मांगेंगे पैसे कि आपने ख़राब कर दिया तो पैसा भरो। तो उस डर के चक्कर में मैं और मेरा भाई दोनों लैब नहीं जाते थे। कंप्यूटर लैब का क्लास होता था, स्किप कर देते थे। रट्टा मार के ज़रूर हम लोगों ने कंप्यूटर पास कर लिया था, लेकिन क्लास और लैब कभी नहीं गया उसकी। तो 12th क्लास में उसके बाद IIT का फॉर्म भरना होता था, वो भी ऑनलाइन उस टाइम हो गया था। SRM यूनिवर्सिटी का फॉर्म, VIT का फॉर्म, सब फॉर्म भरे हम लोग ने। और उसके लिए भी मैं साइबर कैफ़े, उस टाइम, अब तो सबके मोबाइल है हाथ में, लेकिन उस टाइम साइबर कैफ़े चलते थे, तो वहाँ कैफ़े जाके उससे भरवाना, उसको एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के उन लोग से भरवाना। मैंने कभी कंप्यूटर में हाथ भी नहीं लगाया। तो इस हिसाब से कंप्यूटर में मेरा जो इंटरेक्शन था वो ज़ीरो था। लेकिन मेरा IIT में हो गया था, मेंस क्लियर हो गया था, लेकिन भैया का मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो मम्मी चाहती थी कि हम दोनों एक ऐसे कॉलेज में जाएं जहां साथ में पढ़ सकें, क्योंकि भैया 12th पास हुआ था और मम्मी हमेशा समझती थी कि 12th पास वो इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों साथ में थे, क्योंकि मैं भैया को हमेशा पढ़ा रहा था। भैया के साथ जो प्रॉब्लम थी वो कुछ ऐसी थी, जो आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, जो उस लड़के के साथ थी, बहुत उनको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अब उनको अगर बोल दिया जाए ना कि ये किताब है, इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको अब ये समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें। फिर पढ़ने में फिर उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो उनको पढ़ाने के लिए और उनको देखिए एक टीचर क्या होता है ना, टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट को सिर्फ सहारा देता है। देखो पढ़ाना तो मेरे से पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ज्ञानी ज़्यादा है मेरे से, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ इतना मानता हूँ कि मैं बच्चे को एक सहारा देता हूँ, उसका हाथ पकड़ के ये सिर्फ इतना उसको समझा देता हूँ कि यार देखो ये सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हो जाएगा। तो मैं भैया के साथ भी ये करता था कि इतना पढ़ाया, इतना समझाया, फिर बोलता था हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और उस चक्कर में वो पास हो गए थे 12वीं, लेकिन IIT नहीं क्रैक कर पाए। IIT मेरा मेंस क्लियर हो गया था, एडवांस भी क्लियर हो जाता। मेंस क्लियर हो गया था तो SRM का हम लोगों ने फॉर्म भरा था, वहाँ पे एक मैनेजमेंट कोटा होता है। मेरा सिलेक्शन हो गया था, अच्छी रैंक थी, और भैया का वहाँ से हम लोगों ने मैनेजमेंट कोटे में करवाया। तो मैनेजमेंट में लगती है भारी फीस, मुझे तो स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन जो भी सेविंग्स थी हम लोग की वो सब पापा ने भैया के लिए लगा दी वहाँ पे। तो हम लोग एंटर किए SRM में। अब वहाँ पे मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, तो वहाँ पे एक रूल था कि आपको अगर एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है तो आपको करना पड़ेगा अच्छा परफॉर्म, और उसके लिए प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लिखवाना पड़ता था, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से, कि
क्यों इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। फिर वो सब रिकमेंडेशंस ऑफिस में जाती थी, फिर इवैल्यूएट होता था और फिर स्कॉलरशिप असाइन होती थी। तो मुझे ऐसे करते करते 4 सेमेस्टर यानी 2 साल स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। लेकिन जब हम लोग चौथी स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंडेशन लिखवाने प्रोफेसर के पास गया मैं, तो उन्होंने बोल दिया कि यार सुमित, मैं अगले सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, मतलब रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखूँगा। अब उस टाइम मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, पढ़ाई में अच्छा हूँ मैं, हमेशा नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो मैं उस टाइम 9.95 CGPA लाया। 9.95 मतलब 10 में से 9.95 बहुत बड़ी बात होती है। तो 9.95, 9.5 ऐसे हमेशा मेरा टॉप ग्राफ रहा हमेशा। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा देखो तुम पढ़ रहे हो, एकेडमिक्स में अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं, कोई रोबोटिक्स क्लब में है, कोई कल्चरल क्लब में है, कोई अपने कॉलेज को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो। तो मुझे उसमें भी तो नंबर लिखने हैं। अब ये बात सही है कि एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना मतलब उसको ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं अच्छा होना चाहिए, उसको खेल कूद में अच्छा होना चाहिए। और उस टाइम मेरा वजन 110 किलो था, तो खेल कूद में तो हम हमेशा जीरो थे। तो आप पहले 110 किलो के थे। 110 किलो था, वो अलग एक स्टोरी है कि कैसे पतला हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने ये बात बोल दी हमसे कि स्कॉलरशिप नहीं हो पाई, तो हमने बोला आप ही बताओ हम क्या करें, क्योंकि ना ही मेरे को खेलना आता है और ना ही मेरे को मालूम है कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि SRM मेडिकल कॉलेज है, अब हम लोग के कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो उन्होंने कहा एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ प्रोफेसर है, उनको एक बच्चा चाहिए बीटेक का, कुछ काम है उनको, उनसे मिलो जाके, वो कुछ बताएंगे, उनके साथ करो जाके, तो वो नंबर हम चढ़ा देंगे यहाँ पे। तो हम चल गए उनके पास, उनसे बात करी, हमने पूछा कि आपको क्या काम है, मेरे को इन प्रोफेसर ने भेजा है। तो वो अपने बारे में बताने लगे कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये। तो उस टाइम 2015 की बात है, ये महीना होगा कुछ मार्च का, 15 की बात है। तब उन्होंने बताया कि वो एक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन मॉडल में काम कर रहे थे कि ब्रेस्ट में जो कैंसर हो जाता है उसको हम लोग मशीन लर्निंग से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सरे इमेजेस से। अब वो प्रोजेक्ट जो उस टाइम था बहुत एक बहुत बोल सकते हैं नोबल प्रोजेक्ट था, क्योंकि आजकल तो आसानी से हो रहा है क्योंकि ये सब रिसर्च हो चुका है, तो आजकल ये क्रैकडाउन हो चुका है प्रोजेक्ट। लेकिन उस टाइम मशीन लर्निंग के लिए बहुत नोबल और बहुत बोल सकते हैं एक नीश प्रोजेक्ट था। उस टाइम बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे ये काम, और वो एक्चुअल एक्सरे इमेजेस का यूज़ करके ये काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट तो अच्छा था, मैंने कहा मैं भी इंटरेस्टेड था, लेकिन उनको स्टूडेंट चाहिए था जो पाइथन में कोडिंग कर सके। अब मैंने जीवन में जैसे आपको बताया कंप्यूटर से हमेशा भागा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला पाइथन में कोडिंग करना चाहिए, तुमको आती है क्या पाइथन में कोडिंग। अब पाइथन मेरे लिए उस टाइम सिर्फ सांप से बड़ा कुछ नहीं था, ना मेरे मालूम कोडिंग क्या होती है, ना ही मेरे को मालूम कि इसमें प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या होता है। तो मैंने कहा नहीं आता मेरे को पाइथन। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या करने आए हो। जब उन्होंने ऐसे मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ क्या करने आए हो, तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे अपने प्रोफेसर ने बोला मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं काम नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। तो कहते हैं चले जाओ तुम यहाँ से, मैं तो यहाँ कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैं थोड़ा सा रो दिया। उन्होंने कहा सर आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, अगर आप मेरे को यहाँ से चले जाने को बोलोगे तो शायद मैं अगले साल इस कॉलेज में भी ना रहूँ, क्योंकि पैसा देने के लिए ना ही कोई लोन देगा उनको और ना ही पैसे हैं हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करो, तुमको 1 हफ्ते का समय हम दे रहे हैं, जाके पाइथन सीखो। 1 हफ्ते में तुम जितना सीखोगे, अगर तुमने इतना सीख लिया कि मेरे लायक हो जाओगे तो हम तुमको धर लेंगे अपने साथ। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले तो ये सीखो कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैंने तब तक कंप्यूटर में हाथ भी नहीं रखा था। तो मैं जब अपने दोस्त के पास पहुंचा तो मेरा दोस्त कंप्यूटर में अच्छा है, कोडिंग वोडिंग करता है, अभी भी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, चलाना सीखना है, पहले तो पाइथन सीखना है मेरे को ये। तो मुझे SRM में हम लोग का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक फैसिलिटी है कि आप 5 रुपये दो, वहाँ बहुत अच्छा इंटरनेट है और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो यूज़ कर सकते हो 1 घंटे के लिए। जैसे साइबर कैफ़े होता है वैसे वहाँ भी एक छोटा साइबर कैफ़े मान लीजिए, बट इंटरनेट बड़ा अच्छा है वहाँ का। तो वहाँ गए, 5 रुपये दिया और उसने मेरे को बताया कि देखो ये होता है गूगल, ये होता है यूट्यूब। और ये 2015 की बात है कि ज़िंदगी में पहली बार google.com मैंने समझा कि ये होता है गूगल, और उसने लिखा पाइथन ऐसे। उस टाइम आपकी एज अभी फ़िलहाल मैं 28 साल का हो गया हूँ, तो उस टाइम क्या होगी, गुणा भाग कर लीजिए। तो जब गूगल पहली बार मैंने देखा ना,
जब उसने बोला कि ये यूट्यूब होता है, यहाँ पे जाके सीख लो, यहाँ पे गूगल में लिखोगे ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तुम देख लो, तब मेरे को समझ में आया कि यार किताबों की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ है, पूरा ज्ञान का भंडार है। और वो चीज़ अब देखो होता गया ना कि यार इंसान को अगर कोई चीज़ मिलती है ना, जैसे हमारे देवताओं में भी है कि अगर कुछ उनको पावर मिलती है तो उसका दो यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका अच्छा यूज़ करो या फिर उसका बेकार यूज़ करो। मुझे जो पावर मिली थी ना, जो इंटरनेट का पावर मेरे को समझ में आया था तब, यार ये इंटरनेट क्या बवाल चीज़ है। तो उससे मेरे को ना ही सिर्फ मैंने पाइथन सीखने की कोशिश नहीं करी उस एक हफ्ते में, उस एक हफ्ते में मैंने सब कुछ सीखा। मुझे जो समझ में आ रहा था ना कि यार जो गूगल के सामने आ जा रहा था ना कि यार ये सीख लो ये सीख लो, मैं सब सीखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे अब पसंद आने लगा था कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने एक हफ्ता जो सीख सकता था सीखा, और मैंने बोला प्रोफेसर को इतना सीखा है। तो वो खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं मैथ्स में हमेशा से अच्छा रहा हूँ, मेरे कॉलेज में मेरे ब्रांच में 5 सब्जेक्ट थे मैथ के, और 5 में सुपर रहा हूँ। सुपर मतलब ए से ऊपर आता है सुपर, तो एस ग्रेड होता है सुपर। तो मैं 5 में ऐसा आया था मेरा। तो प्रोफेसर ने मेरे को रख लिया कि सिर्फ मेरी मैथ्स अच्छी थी, तो उनको एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए भी बंदा चाहिए था। तो वहाँ से ज़िंदगी में पहली बार मेरा कंप्यूटर और मशीन लर्निंग, जो कि आजकल लोग डेटा साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, वहाँ 2015 में इंट्रोडक्शन हुआ मेरा पहली बार। अब वो इंट्रोडक्शन मुझे उस टाइम नहीं मालूम था कि वो इंट्रोडक्शन आज के लिए मेरे लिए दाल रोटी बन जाएगा। आज उसी से खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। तो कभी कभी आपके साथ ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो बोलते हैं ना कि टर्न कर दिया पूरी ज़िंदगी को। तो वो मेरी ज़िंदगी में, अब मेरे से कोई पूछेगा ना कि ऐसा कोई किस्सा बताओ जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी हो, तो वो एक किस्सा है। वो एक दिन था, भगवान ने अपार उनकी अनुकंपा रही होगी कि उस प्रोफेसर ने मेरे को वहाँ भेजा, और उन प्रोफेसर ने मेरे को काम कराया। जो पहला डेटा साइंस का जो मेरा बोलेंगे ना कि चैप्टर 1 जो होता है किताब में, वो उन प्रोफेसर ने सिखाया। और आज उन्हीं के बलबूते मैं जो कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, आज बैठा हूँ यहाँ पे, सिर्फ उनके बलबूते। वैसे कानपुर एक खूबसूरत शहर है, और बहुत से लोग कानपुर में, जैसे टीवी एपिसोड आता है भाभी जी घर पे, प्लस एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है हर्ष गुजराल, वो सो कानपुर में है तो टैलेंट, मतलब मानते हैं कि कानपुर एक खूबसूरत शहर है और वहाँ पे बहुत सारे हीरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो यही है कि वो हीरे एक माला में आ जाए ना, तो उसको एक मोतियों की माला कह सकते हैं। कानपुर में क्या है ना कि हर इंसान जो है वो देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने चले जाइए, आपको खर्चा करना पड़ेगा, और आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी रहने खाने पीने के लिए। कानपुर में इंसान को कम में ज़्यादा करने की आदत है, कि सस्ते से सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे जीवन में भी हम ये कोशिश करते हैं कि कम मेहनत से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकें। तो हम लोग को बचपन से प्रोडक्टिव करने की आदत है कि अपने ज़िंदगी में प्रोडक्टिव कैसे बना जाए। अगर आज मेरे को दिन में 5 काम करने हैं, तो मेरे ऐसी परवरिश की गई है कि मुझे मालूम है कि 5 काम भी निपटाने हैं और अपना जो पर्सनल समय वो भी निकालना है। सब हो सकता है, बिकॉज परवरिश ऐसी हुई है, माहौल ऐसा रहा है, और जुझारू इंसान है हम लोग कि एक बार बोल दिया काम करने के लिए तो करना है, तो करना है, कैसे भी करेंगे कर देंगे। लेकिन नहीं, आजकल जैसे बहुत से टीचर पैसे लेके या बड़े बड़े रुतबे पे काम करते हैं, बट वही जो स्टूडेंट मांगते हैं ना, अभी देखो टीचर पढ़ाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेन मुद्दा ये है बच्चे को समझ में आ रहा है। आज के समय में अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी करना चाहता है, जैसे मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूँ जो मान लीजिए डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ तो आसानी से बता पाऊँगा ये कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर मेरी आप स्टोरी पूरी सही से समझे हो, अभी तक सुने हो अच्छे से, तो एक बात जानोगे आप कि हमेशा स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में, लेकिन जब मुझे एक बार मालूम चल गया ना कि यार ये बवाली चीज़ है, इससे मैं ज्ञान अपने दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो मुझे पहला प्रेम मिला, मुझे प्रेम मिल गया। लोग अपना प्रेम नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगता है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, क्यों? क्योंकि इसमें पैसा है। मुझे एक्टर बनना है, क्यों? क्योंकि उससे रुतबा मिलता है। मुझे नेता बनना है, क्यों? क्योंकि उससे रुतबा मिलता है। वो पैशन नहीं है। आज आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान को ले लो, तो वो सक्सेसफुल इसीलिए हुआ है क्योंकि उसका वो प्यार था।
आप आज धोनी को ले लीजिए। धोनी ने कभी भी इसलिए नहीं खेला क्योंकि उसको भारत के लिए खेलना था, या फिर उसको टीवी में ऐड करने थे, या फिर उसको एक बहुत बड़ा कलाकार बनना था, एक फेमस इंसान बनना था। ऐसा कभी उसका मोटिव नहीं था। उसको खेलना इसलिए था क्योंकि उसको पसंद था, उसका दिल था उसमें। तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो ये ना देखो कि सुमित आज यहाँ बैठा है, करोड़ कमा रहा है, डेटा साइंटिस्ट बन गया तो मैं भी बन लूँ तो मैं भी करोड़ कमा लूँगा। ऐसा नहीं है। आपका प्रेम क्या है? प्रेम आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम में सब कुछ है, वो आप वहाँ 4 वीडियो बना लो और आप बड़े बन जाओगे, या फिर यूट्यूब में ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ऐसा नहीं है। आपका प्रेम क्या है? सच्चे मन से जो करोगे और प्रेम से जो करोगे उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो पहला तो यही है कि प्रेम पहले अपना पता करो कि तुम्हारा प्रेम किस में है, तुमको लव किस चीज़ से है, जिससे तुमको आनंद आता है। और उसमें ना आपको समय नहीं समझ में आएगा कि यार 1 घंटे पढ़ाई करने के 2 घंटे पढ़ाई करने। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको सच्चे मन से पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तब आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समझ में नहीं आएगा, आप करते रहोगे। जैसे मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है, तो मैं अभी IIT में पढ़ रहा हूँ, तो मैं ट्रैवल भी करता हूँ ना, तो मैं अपना iPad लेके चलता हूँ और मैं करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है वो चीज़ करना। मेरे लिए सरदर्दी नहीं है। तो अगर सरदर्दी कोई चीज़ बन रही है तो आपका काम नहीं है, और सरदर्दी जो चीज़ नहीं बन रही वो प्रेम है आपका, तो वही काम करो, उसी में उन्नति और सक्सेस मिलनी है। तो अभी तक आप लोग ने मुझे बहुत सुना, मेरी लाइफ के बारे में समझा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ख्यालों और मेरे विचारों को समझा होगा, समझ पाए होंगे कि मैं जो हूँ वो क्यों हूँ, और बाकी लोग जो अच्छे पोजीशन में हैं वो क्यों बन पाए हैं। तो अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है ना यार, तो एक बात याद रखना हमेशा कि उद्देश्य जब उद्देश्य बनाते हो ना, जब सोचते हो क्या मुझे ये करना है, तो उससे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि क्या मुझे इससे प्यार है। अगर प्यार है तो वो करना ज़रूर, अगर नहीं है तो ना करना। अगर प्यार है और पैसा नहीं है तब भी उसको करना, क्योंकि प्यार अगर अच्छे से है, शिद्दत से है, तो पैसा वो चीज़ कमा के देगी। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ से प्यार करो उसी का काम करो, इतनी शिद्दत से करो कि वो चीज़ तुमको पैसा कमा के देगी और करोड़ से ज़्यादा कमा के देगी। ये सीधा उदाहरण है मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे करोड़ कमाने हैं, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मुझे था कि अच्छे से पढ़ाना है, मैंने शिद्दत से पढ़ाया लोगों को, और वो चीज़ ने मेरे को कमा के दिया है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।